उस केस में सेम जो हमने ऊपर वाले में केस में बात करी कि इन गुड्स का क्रेडिट मिलेगा, कैपिटल गुड्स हुआ, इनपुट सर्विसेज नहीं, सेमी फिनिश गुड्स, तो कब से मिलेगा? वही इमीडिएटली प्रीसीडिंग दैट डेट, जिस डेट पे वो टैक्सेबल सप्लाई देने लग गया उस डेट से पहले तक के इन चीजों के ऊपर जो आईटीसी पे होगा उसका क्रेडिट उसे मिलेगा। और अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग कौन सा डेट दोस्तों? वही एनुअल रिटर्न वाला डेट या सितंबर की रिटर्न वाली डेट। और सेकंड वाले एग्जेम्प्टेड वाले केसेस में 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइसेस, ये आएगा। तो ये समराइज फॉर्म में दोस्तों हमने दोबारा समझ लिया सेक्शन 18 को। अब हम बात पे आते हैं रिवर्सल वाले पे। रिवर्सल भी हमने पढ़ा था दोस्तों कि रिवर्सल अगर पार्टली बिजनेस पर्पज में हो रहा है, पार्टली अदर देन बिजनेस पर्पज में यूज हो रहा है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें रिवर्स करना होगा, उसके में रूल रेफर करना था। तो वो वही रूल की मैं बात कर रहा हूं जो कि मैं बोलता हूं कि आईटीसी रूल फ्रॉम 36 to 45। मैनर ऑफ रिवर्सल क्या होगा दोस्तों? पहला हम रिवर्सल की जो बात करेंगे वो उस इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करेंगे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने किस पे लिया है? इनपुट पे लिया है, इनपुट सर्विसेज पे लिया है। और वो इनपुट क्रेडिट किस पे कहां यूज हुआ है? पार्टली फॉर बिजनेस पर एंड पार्टली फॉर एग्जेम्प्टेड सर्विसेज सप्लाईज। तो सबसे पहले दोस्तों हमें कैलकुलेशन जब शुरू करनी है, सबसे पहले आपको टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट की वैल्यू निकालनी है कि पूरे पीरियड, जो भी पीरियड है, मंथ है तो पूरे मंथ का इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें कैलकुलेट करना है, जिसको हम वैल्यू को बोलेंगे टी। और ये जो सारी कैलकुलेशन करेंगे इनवॉइस लेवल वाइज करेंगे। टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट निकाला अगर आपने तो वो उसके अंदर 20 इनवॉइसेस होंगे, 50 इनवॉइसेस की डिटेल होगी, 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी अलग अलग कैलकुलेट होकर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा होगा। सीजीएसटी का, एसजीएसटी का, आईजीएसटी का, यूटीजीएसटी का, उनकी वैल्यू टोटल टी में बोलूंगा अलग है। फिर दूसरी में वैल्यू, इसमें से अब मुझे 3 इनपुट टैक्स क्रेडिट अलग अलग निकालने हैं। पहला, अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स यूज एक्सक्लूसिवली फॉर पर्पज ऑफ अदर देन बिजनेस, यानी कि बिजनेस से अगर अलग मैंने कोई सर्विसेज ली, उसके ऊपर जो जीएसटी पे करा, वो मैंने सर्विसेज मैंने पर्सनल काम के लिए ली, तो वो क्या हुआ? अदर देन बिजनेस, उसकी वैल्यू निकालनी जो कि मेरी रहेगी, जिसको मैं बोलूंगा T1। आगे, अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स यूज एक्सक्लूसिवली फॉर इफेक्टिंग एग्जेम्प्टेड सप्लाई, जिसको मैं बोलूंगा T2। एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए वो अगर कोई आईटीसी मैंने इनपुट टैक्स पे करा है वो, जिसको मैं T2 बोलूंगा। T3 मेरा क्या रहेगा? अमाउंट ऑफ ब्लॉक्ड क्रेडिट एज पर सेक्शन 17(5). T3 बोलूंगा दोस्तों इसको मैं, यानी कि सेक्शन 17(5) से रिलेटेड कोई गुड्स और सर्विसेज हैं और उसके ऊपर मैंने टैक्स पे करा है तो उसको मैं निकालूंगा, जिसको मैं बोलूंगा T3। अब जितना भी मेरा ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसको मैंने T बोला, इसमें से जो T1, T2, T3 वाले इनपुट टैक्स हैं इसको मैं माइनस कर दूंगा। अब जो वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों उसको क्या मैं बोलूंगा? C1 बोलूंगा दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स यूज एक्सक्लूसिवली फॉर इफेक्टिंग टैक्सेबल एंड जीरो रेटेड सप्लाई। तो दोस्तों ये क्या है? अमाउंट ऑफ जो कि मैंने टैक्सेबल और जीरो रेटेड के लिए मैंने अगर कोई बिल्कुल एक्सक्लूसिव इनके लिए कोई सर्विसेज दी हैं, उसके लिए आईटीसी मैंने जो टैक्स पे करा है उसकी वैल्यू मैं निकालूंगा, जिसको मैं T4 बोलूंगा। T4 निकल गया दोस्तों। T4 को माइनस करना है किसमें से? C1 में से। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? C2। C1 क्या था दोस्तों मेरा? जो कि C1 निकला था इनपुट में से मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो अदर देन जो बिजनेस वाला था, एग्जेम्प्टेड सप्लाई वाला था, सेक्शन 17(5) ब्लॉक क्रेडिट वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट था, वो माइनस करने के बाद टोटल क्रेडिट में से माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई थी वो C1 थी। अब C1 में से जो मेरा क्रेडिट बिल्कुल एक्सक्लूसिव जो कि मेरा टैक्सेबल जीरो रेटेड सप्लाई के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज हुआ है, जिसको मैं T4 बोल रहा हूं, उसको माइनस करके मैं फिर क्या निकालूंगा दोस्तों? C2 जो कि होगा मेरा कॉमन क्रेडिट। अब इस कॉमन क्रेडिट को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, एट्रीब्यूट करना है, इसको प्रोपोर्शनेट निकालना है टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड के बीच में। तो इसका फॉर्मूला क्या बना दोस्तों? C2 इंटू E क्या है दोस्तों? मेरी एग्जेम्प्टेड सप्लाई की वैल्यू डिवाइड बाई F, जो कि F मेरे लिए क्या है? टोटल सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई। तो कि E क्या है? बोल रहा है E द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई दैट इज ऑल सप्लाई अदर देन टैक्सेबल एंड जीरो रेटेड सप्लाई ड्यूरिंग द
tax period, and F is a total turnover of registered during the tax period. और इसके बाद जो मेरा नॉन बिजनेस के लिए भी जो मेरा कोई कॉमन क्रेडिट है तो उसको माइनस करने के लिए मुझे क्या करना होगा, C2 जो मेरे कॉमन क्रेडिट है उसका 5% मान लिया जाएगा कॉमन क्रेडिट फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, जिसको मैं D2 बोलूंगा। अब मैं क्या करूंगा, C2 मेरा कॉमन क्रेडिट था, इसमें से D1 मैंने निकाल लिया, वो क्रेडिट जो कि एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए यूज हुआ था, जो कि D1 था वो, और D2 क्या था, मेरा नॉन बिजनेस वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने निकाला 5% C2 के ऊपर, वो D2 था। तो C2 में से मैं ये D1 और D2 माइनस कर दूंगा, तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, C3, जिसको मैं बोलूंगा रिमेनिंग क्रेडिट अवेलेबल फॉर बिजनेस पर्पस एंड फॉर टैक्सेबल एंड जीरो रेटेड सप्लाई। और ये जो मेरा निकलेगा मेरे को अलग अलग निकालना होगा दोस्तों, CGST, SGST, IGST, UTGST, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। दूसरा इनवॉइस वाइज आपके पास ये डिटेल होनी चाहिए, ये भी चीज मैं आपको बता चुका हूँ। और अगर दोस्तों ये क्रेडिट मैंने निकाला और ये क्रेडिट मैंने निकाला प्रोविजनली बेसिस पे है, मतलब अभी मेरा ये इनवॉइस के साथ मैचिंग नहीं हुआ था, उस केस में दोस्तों कहता है कि क्रेडिट कैलकुलेटेड ऑन प्रोविजनल बेसिस शैल बी कंप्यूटेड फाइनली बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर फॉर विच क्रेडिट रिलेट। यानी कि अगर आपने प्रोविजनली बेसिस पे वर्किंग करके आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को प्रोपोर्शनेट करा है तो आपको वो जो एनुअल रिटर्न वो अर्लीस्ट डेट, फाइनल जो डेट है फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न की डेट और सितंबर के रिटर्न की ड्यू डेट, उससे पहले आपको फाइनल अपनी वर्किंग करके उसके अकॉर्डिंग अगर आपने प्रोविजनली क्रेडिट ज्यादा ले लिया है तो वो रिवर्स कर देना है, और अगर कम लिया है तो उसको ले लेना है। एग्जाम्पल है दोस्तों, टी वैल्यू क्या होगी मेरी, टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड इनपुट सर्विसेज लेट्स से ₹500। इसमें से दोस्तों मेरा T1 नॉन बिजनेस वाली जो ITC है उसको माइनस करूंगा, हमने एग्जांपल में ₹100 लिया। दूसरा मुझे क्या क्रेडिट निकालना है, एग्जम्प्टेड सप्लाई के ऊपर ITC, वो मैंने निकाल लिया। हमारे एग्जांपल में कितना है दोस्तों, ₹50, ₹50। T3 जो कि मेरी वैल्यू है ITC ब्लॉक्ड क्रेडिट इनपुट ओनली, इनपुट की बात कर रहा है, इनपुट्स के लिए बात कर रहा है, इनपुट सर्विसेज ₹25। ये तीनों वैल्यू मुझे माइनस करनी होगी ₹500 में से, तो 500 माइनस 100 माइनस 50 माइनस 25, कितनी वैल्यू बची, 325। अब इसमें से मेरे को ITC फॉर टैक्सेबल सप्लाई अगर आइडेंटिफाइड है जो कि मेरी वैल्यू है T4 और जो कि अमाउंट है ₹200, वो 325 में से मुझे माइनस करना होगा C1 में से माइनस T4, तो मेरी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, C2 जो कि है कॉमन ITC ₹125। अब मेरी एग्जम्प्टेड सप्लाई कितनी है, उसकी वैल्यू है ₹2000। एग्रीगेट टर्नओवर F जो कि है मेरी उसकी कितनी अमाउंट है, ₹5000। तो अब मेरे लिए वैल्यू ऑफ ITC फॉर एग्जम्प्टेड सप्लाई फॉर कॉमन ITC क्या होगा दोस्तों, मेरा 125 इंटू 2000 डिवाइड बाई 5000 एग्रीगेट टर्नओवर, यानी कि फॉर्मूला E डिवाइड बाई F इंटू C2 के अकॉर्डिंग मेरा निकल के आया वैल्यू ₹50। वैल्यू ऑफ ITC फॉर नॉन बिजनेस पर्पस फॉर फ्रॉम कॉमन ITC वो मेरा कितना निकलेगा, C2 125 का 5% जो कि वैल्यू मेरी निकल के आए ₹6.25। अब मेरे को क्या निकालना है दोस्तों, एलिजिबल ITC फॉर कॉमन क्रेडिट, तो मेरा इस C2 में से जो D1 और D2 की वैल्यू जो निकली है वो माइनस हो जाएगी, यानी कि 125 में से ₹50 और 6.25 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 68.75। अब मेरे पास टोटल एलिजिबल ITC फॉर यूज कितना हो गया दोस्तों, ₹200 मेरा टैक्सेबल सप्लाई वाला और ये 68.75, इसको ऐड कर दूंगा तो टोटल मेरा एलिजिबल ITC कितना आ गया, 268.75। अब दोस्तों दूसरे रिवर्सल वाले केस को समझते हैं रूल्स के अंदर, जो कि कहता है कि रिवर्सल ऑफ क्रेडिट वेयर कैपिटल गुड्स आर यूज पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर अफेक्टिंग एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए करते हैं। तो उस केस में दोस्तों
amount of input tax credit in respect of capital goods exclusively for non-business purpose or used for effecting exempted supply shall be indicated in GSTR 2 and shall not credit in ECL ledger। यानी कि उसको आपको GSTR 2 में देखा होगा, उसका क्रेडिट आप लेके नहीं जाओगे अगर वो एक्सक्लूसिवली अगर आपके नॉन बिजनेस पर्पज में है, जिसको तो वैसे ही नहीं दिखाना है। अब हम पार्टली वाली बात पे आते हैं। अमाउंट ऑफ input tax in respect of capital goods used is exclusive for affecting taxable supply including zero rates shall be indicating in taxable GSTR 2 and shall be credited in ECL। ये भी कह रहे हैं कि अगर पूरा एक्सक्लूसिव के लिए है तो क्रेडिट पूरा लोगे। अब कॉमन पे आ रहे हैं। अब कॉमन पे चलने से पहले पहला स्टेप क्या रहेगा, कहता है कि अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स फॉर रिमेनिंग कैपिटल गुड्स शैल बी डिनोटेड एज ए एंड यूजफुल लाइफ शैल बी टेकन एज अ 5 ईयर। तो अब इसके बाद यानी कि टोटल कैपिटल गुड्स के ऊपर में से उसको तो बिल्कुल ही हटा दो जो बिल्कुल ही एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए यूज हुआ है। दूसरा उसको भी हटा दो जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल और जीरो रेट के लिए यूज हुए कैपिटल गुड्स। अब जो कॉमन क्रेडिट बच जाता है कैपिटल गुड्स का उसको ए बोल दो और उसकी यूजफुल लाइफ क्या मानेंगे, 5 साल मानेंगे। In case capital asset goods subsequently used for business purpose or for affecting taxable supply including zero rate supply, input tax credit shall included in A after reducing 5% of every quarter। ये क्या है दोस्तों कि A जब वैल्यू आप निकाल रहे थे अगर ये ओपनिंग वैल्यू है तो A है, बट ड्यूरिंग द पीरियड कोई ऐसा हुआ कि आपने कैपिटल गुड्स आपने लिया था, वो पहले एग्जेम्प्टेड के लिए था, बाद में एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए था, बाद में टैक्सेबल सप्लाई के अंदर बन गया। तो दोस्तों हमने रूल पढ़ा है ना कि 5% वाली वैल्यू लेस होने के बाद जो बनेगा वो आपका इनपुट टैक्स ऑफ कैपिटल गुड्स माना जाएगा। तो वो कैलकुलेशन करके वो वैल्यू बनाओ और वो ए बोलो उसमें या उसे ए में ऐड करो। अब एग्रीगेट ऑफ ए अब हमारा क्या बन जाएगा, अगर ऐसा केस 5% वाला जोड़ लिया तो उसको हम क्या बोल देंगे हम। फिर दोस्तों इनपुट टैक्स एट्रिब्यूटेबल टू कॉमन कैपिटल गुड्स जो कि मुझे निकालना होगा, मंथ वाइज निकालना पड़ेगा। मेरा टोटल क्रेडिट कितना हुआ TC, उसको डिवाइड बाय अगर 60 महीने से कर दूंगा क्योंकि मेरा 5 साल का टेन्योर है तो 5 ईयर इन मंथ्स इज 60 मंथ्स। तो TC डिवाइड बाय 60 तो TM मेरे पास क्या वैल्यू निकल के आ गई। उसके बाद दोस्तों मुझे पीरियड निकालना है, मेरा कैपिटल गुड्स का ओपनिंग पीरियड, उसके बाद जो उसकी रिमेनिंग लाइफ जो मेरी बच गई है उसकी रिमेनिंग लाइफ मुझे क्या करना है, जब उसका बिगिनिंग पीरियड और जितना उसका पीरियड खत्म हो गया वो माइनस करने के बाद मुझे पीरियड निकालना है, उसको जिसको मैं बोलूंगा TR निकालने के बाद दोस्तों मैं फिर उसके बाद अमाउंट कैलकुलेट करूंगा जिसका एट्रिब्यूटेबल मुझे करना है टुवर्ड एग्जेम्प्टेड गुड्स। इसको मैं कैसे निकालूंगा, जिसको मैं बोलूंगा TE और फॉर्मूला वही रहेगा E डिवाइड बाई F इंटू TR, यानी कि मेरे को उसके वैल्यू निकालूंगा, TR की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग निकालूंगा जितनी लाइफ रिमेनिंग रह गई है, उससे TM की वैल्यू को मैं निकाल लूंगा रिमेनिंग लाइफ के लिए, TR आया और उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा एग्जेम्प्टेड सप्लाई की टर्नओवर से डिवाइड बाय टैक्सेबल टोटल एग्रीगेट टर्नओवर से, तो वैल्यू क्या निकल आएगी TE। इसके अंदर E क्या होगा दोस्तों, मेरा एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई का होगा और F क्या होगा, मेरा एग्रीगेट टर्नओवर होगा। और उसके बाद ये भी सारी वैल्यू कैसे निकलेंगी दोस्तों, बिल वाइज निकलेगी और CGST SGST वाइज अलग अलग निकलेगी। एक दोस्तों इसके अंदर और रूल है, ध्यान रखिएगा, कैपिटल गुड्स के अंदर मुझे प्लांट एंड मशीनरी को ऐड करना है जो कि इमोल प्रॉपर्टी है। मैंने बताया था इमोल प्रॉपर्टी को इंक्लूड नहीं करना है अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। दूसरा दोस्तों इसके अंदर मेरे को सेक्शन 7(3) के अकॉर्डिंग जो बोला गया एग्जेम्प्टेड सप्लाई वैसे कैलकुलेट करनी है। फिर दोस्तों लैंड एंड बिल्डिंग के लिए 7(3) के अकॉर्डिंग वैल्यू डिटरमाइन करनी है एग्जेम्प्टेड की, बट उसके बाद फर्दर बोल रहा है लैंड एंड बिल्डिंग के लिए जो वैल्यू लेनी है वो लेनी है जो स्टैंप ड्यूटी जो पेपर है उसके अंदर जो वैल्यू दी हुई है वो, और उसके अंदर अगर सिक्योरिटी है तो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी शैल बी टेकन एज अ 1%, उसकी वैल्यू क्या लेनी है 1% लेनी है। तो इस तरीके से मेरे को क्या करना है, कैलकुलेट करनी है
एग्रीगेट जो टैक्स सप्लाई निकालनी है उसके अंदर वैल्यू मुझे कैसे कैसे लेनी है, इसे स्पेसिफिकली यहाँ पे बता दिया है। इस केस के लिए कैपिटल गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसके लिए है दोस्तों यहाँ पे लैंड की वैल्यू ये लेनी है और सिक्योरिटी की वैल्यू ये लेनी है इस रूल के अंदर। अब दोस्तों सेक्शन 19 पे आ रहा हूं मैं, जो कि किसके लिए है, गुड्स सेंट टू जॉब वर्कर बाय द प्रिंसिपल, कि अगर जॉब वर्कर को गुड्स भेजे गए प्रिंसिपल से तो उस गुड्स के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट की टाइमलाइन क्या है। आपने भेजा, मान लीजिए कैप इनपुट गुड्स भेजे, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क और कैन बी सेंट विदाउट बीइंग फर्स्ट रिसीव्ड एट द प्लेस ऑफ बिजनेस। यानी कि आप प्रिंसिपल ने पहले अपने यहाँ पे लोकेशन पे गुड्स मंगाए और फिर जॉब वर्कर को भेजा, या डायरेक्टली जॉब वर्कर की लोकेशन पे भेज दिए, तो कहता है कि टैक्स नीड नॉट बी चार्ज ऑन इनपुट टैक्स इनपुट्स एंड जीएसटी टू बी चार्ज ओनली ऑन जॉब वर्कर चार्जेस। कहता है कि इस केस में आपको आईटीसी इस के ऊपर टैक्स नहीं देना होगा, आपको जीएसटी जॉब वर्कर को कितने में देना होगा, सिर्फ और सिर्फ अपने जॉब वर्कर चार्जेस पे देना होगा अगर वो गुड्स रिटर्न हो जाते हैं विद इन अ ईयर। दूसरा, अगर रिटर्न कब होते हैं जॉब वर्कर, कब वो इनपुट वापस करता है प्रिंसिपल को 1 साल के बाद, तो उस केस में ट्रीटेड एज ए सप्लाई द डेट सेंट ओरिजिनली, वो मान ली जाएगी कि जॉब वर्कर को प्रिंसिपल ने सप्लाई कर दी है और अब इनपुट के ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। प्रिंसिपल टू पे आईटीसी अवेलिंग अलोंग विद द इंटरेस्ट। और इस केस में अब आईटीसी प्रिंसिपल को कैसे मिलेगा, बट इंटरेस्ट के साथ उसे पे करना पड़ेगा। कैपिटल गुड्स के केस में भी दोस्तों सेम है, बस पीरियड वाली चीजें चेंज आ गया है। कहता है कि टैक्स क्रेडिट अलाउड ऑन गुड्स सेंट टू जॉब वर्क कैन बी सेंट विदाउट बीइंग फर्स्ट सेंट एट द प्लेस ऑफ बिजनेस। बात तो वही है, यहां पे कहता है कि अगर 3 साल के अंदर रिटर्न करता है जॉब वर्कर, 3 साल के अंदर ही रिटर्न कर देता है जॉब वर्कर प्रिंसिपल को गुड्स, तो टैक्स नीड नॉट टू बी चार्ज ऑन इनपुट के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रिंसिपल को मिलेगा। और जीएसटी किस पे चार्ज होगा, सिर्फ और सिर्फ जॉब वर्कर चार्जेस पे। बट अगर वो 3 साल के बाद कैपिटल गुड्स ट्रांसफर होते हैं प्रिंसिपल को, तो उस केस में ये सप्लाई मानी जाएगी जॉब वर्कर को और प्रिंसिपल को विद इंटरेस्ट ये आईटीसी पे करना होगा। अब दोस्तों हम सेक्शन 20 पे हैं, जो कि किसका है, इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर पता है ना दोस्तों, मैंने बताया था कि इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर वो कंपनी यानी कि कंपनी जो लाइक कॉर्पोरेट ऑफिस उसका है यहाँ पे दिल्ली के अंदर और उसके ब्रांचेस हैं, और कोई ऐसा कॉमन सर्विसेज जो कि वो अपनी कॉर्पोरेट ऑफिस में ले रही है, वो यहाँ से कॉर्पोरेट ऑफिस से तो कोई आउटवर्ड सर्विस दे नहीं रही है, तो वो ऐसे इनपुट जो ऐसे सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स है वो टैक्स क्रेडिट अपनी ब्रांचेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है बाय टेकिंग रजिस्ट्रेशन एज ए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो कहता है कि आईटीसी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू सप्लायर ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज ऑफ सेम एंटिटी हैविंग द सेम पैन डीम्ड एज आईसीडी एज ए सप्लायर ऑफ सर्विसेज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग क्रेडिट। ये सर्विसेज के लिए है, सर्विसेज का इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, गुड्स का नहीं, सिर्फ सर्विसेज का ही क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है आईएसडी वाला। कॉमन सर्विसेज यूज्ड फॉर ऑफिस कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ द सप्लायर distributed of credit where ISD and recipient are located in different state under CGST, SGST, IGST, यानी कि उसके जो रिलेटेड उसकी ब्रांचेस हैं वो डिफरेंट स्टेट में जो कि रजिस्टर्ड है, कैसे, CGST, SGST, UTGST, यानी कि वो उसी को ट्रांसफर कर सकता है इनपुट टैक्स क्रेडिट अपनी ब्रांच को जो कि रजिस्टर्ड होगी उस जगह पे। वो दूसरा जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट वेयर आईएसडी एंड रिसिपिएंट आर लोकेटेड इन विद इन द स्टेट, यानी कि विद इन स्टेट में भी अगर कोई उसकी ब्रांच है तो उसको भी ट्रांसफर कर सकता है, बट वो ब्रांच भी क्या होनी चाहिए, अंडर रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी, यानी कि वो भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, यानी कि अपने रजिस्टर्ड यूनिट को ही ट्रांसफर कर सकता है ऐसा क्रेडिट। और वो क्रेडिट किसका होना चाहिए, सर्विसेज का होना चाहिए। तो दोस्तों ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन का मैनर कैसा रहेगा, अगर मान लीजिए सीजीएसटी का क्रेडिट है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का,
यानी कि जो उसके पास बिल आया उसके ऊपर उसने सीजीएसटी पे कराया है, तो वो एज ए सीजीएसटी पास ऑन कर सकता है या सीजीएसटी को एज ए आईजीएसटी पास ऑन कर सकता है। और अगर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट एसजीएसटी का है, स्टेट जीएसटी वाला है, तो पहले वो सीजीएसटी ट्रांसफर कर सकता है या आईजीएसटी। अब सीजीएसटी एज ए सीजीएसटी कब कर सकता है, जब विद इन स्टेट हो। ठीक है दोस्तों, और अगर इंटर स्टेट है तो कैसे ट्रांसफर कर सकता है, आईजीएसटी ट्रांसफर कर सकता है। सिमिलरली एसजीएसटी विद इन स्टेट है तो एसजीएसटी ट्रांसफर कर सकता है, और एसजीएसटी अगर आउट ऑफ स्टेट वाली ब्रांच को ट्रांसफर कर रहा है तो कैसे करेगा, आईजीएसटी से करेगा। यानी कि अगर सेम स्टेट के अंदर उसकी ब्रांच है और उसके पास सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट है तो वो सीजीएसटी और एसजीएसटी एज इज पास कर सकता है या उसे आईजीएसटी से भी ट्रांसफर कर सकता है। बट अगर वो इंटरस्टेट है उसकी ब्रांच, अगर दूसरे स्टेट के अंदर है उसकी ब्रांच जिसको वो क्रेडिट आईएसडी वाला ट्रांसफर कर रहा है, तो वो सीजीएसटी का क्रेडिट कैसे ट्रांसफर होगा दोस्तों, आईजीएसटी से ट्रांसफर होगा। एसजीएसटी है तो आईजीएसटी से ट्रांसफर होगा, एसजीएसटी से नहीं हो, एसजीएसटी बन के नहीं जाएगा, वहां पे आईजीएसटी बन के जाएगा एसजीएसटी। और आईजीएसटी वाला विद इन स्टेट है तो आईजीएसटी जा सकता है, सीजीएसटी भी जा सकता है, एसजीएसटी भी जा सकता है। और अगर इंटर स्टेट है तो क्या जा सकता है, आईजीएसटी वाला क्रेडिट आईजीएसटी के थ्रू पास, आईजीएसटी पास हो सकता है। सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं बन सकता है वहां पे दूसरे स्टेट में, सिर्फ आईजीएसटी पास हो सकता है, आईजीएसटी के वे में पास हो सकता है। अब दोस्तों इसके अंदर क्या होना चाहिए कि क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू रेसिपिएंट थ्रू प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट containing prescribed details, such document should be issued to each of recipient credit। इसके अंदर भी दोस्तों इनवॉइस से इशू करना होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को। मैं आपको इनवॉइस चैप्टर के अंदर पढ़ाऊंगा उससे, ये उसकी बात कर रहे हैं। फिर क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड शुड नॉट एक्सीड द क्रेडिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। वो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे जो डिसअलाउड है, वो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे और वही क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे जितना अवेलेबल है। Tax paid on input services used for particular location has to be distributed only to that location। अगर ISD के पास ऐसा कोई बिल है जिसके लिए अगर आपके पास 5 लोकेशन है, 5 में से किसी एक लोकेशन पे वो सर्विस दी गई है, तो वो क्रेडिट ISD वाला उस पर्टिकुलर लोकेशन पे पूरा ट्रांसफर करेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, प्रोपोर्शनेट नहीं करेगा। प्रोरेटा वाले के लिए किसको लिए करेगा, वो ऐसी कॉमन सर्विसेज जो कि कॉमनली सभी ब्रांचेस के लिए यूज हुई है, उसका बिलिंग कहां पे हुई है, ISD कॉर्पोरेट ऑफिस में, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब दोस्तों सेक्शन 21 कहता है कि एक्सेस क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, अगर एक्सेस क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है किस रीजन से, क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्सेस ऑफ व्हाट वाज अवेलेबल, उसके पास अवेलेबल था बट उससे ज्यादा कर दिया। एक्सेस क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू वन और मोर रेसिपिएंट, किसी एक को गलती से ज्यादा कर दिया, एक से ज्यादा वाला को कर दिया, तो इस केस में दोस्तों वो पे करना होगा। किसको पे करना होगा, देखो लिखा हुआ है रिकवरी ऑफ सच एक्सेस क्रेडिट विद इंटरेस्ट फ्रॉम द रिसिपिएंट, यानी कि जिस ब्रांच को उसने क्रेडिट ज्यादा दे दिया, सबको गलती से ज्यादा दे दिया, तो उन रिसिपिएंट, उन जो उसके ब्रांचेस हैं, उनको वो क्रेडिट वापस करना होगा, विद इंटरेस्ट पे करना होगा। यानी कि आईएसडी को पे नहीं करना होगा, पे किसको करना होगा, रिसिपिएंट, उसकी ब्रांचेस को पे करना पड़ेगा, उतना टैक्स वापस करना होगा विद इंटरेस्ट। अब दोस्तों अगर मान लीजिए इसके अंदर भी हमारे पास एक से ज्यादा ब्रांचेस हैं, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, कहते हैं कि क्रेडिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिसिपिएंट वेदर रजिस्टर्ड और नॉट फ्रॉम द अमंगस्ट ऑफ द ऑल रिसिपिएंट टू हुम इनपुट टैक्स क्रेडिट इज एट्रिब्यूटेबल इंक्लूडिंग द रिसिपिएंट हु आर एंगेज्ड इन मेकिंग एग्जेम्प्टेड सप्लाई और आर अदरवाइज नॉट रजिस्टर्ड फॉर एनी अदर रीजन। कहता है कि अगर मान लो जो आपके पास ऐसा मिक्सअप वाला काम है कि आपके कुछ ब्रांचेस रजिस्टर्ड नहीं है या आपकी कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, तो ऐसा इस केस में आईएसडी वाले को भी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उसे प्रोरेटा बेसिस पे पहले वो क्रेडिट निकालना होगा जो वो ट्रांसफर कर सकता है, जिसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, T1 डिवाइड बाई T इंटू C। अब C क्या है इसके अंदर जो दोस्तों, जो कि हमारे पास टोटल क्रेडिट है, अमाउंट ऑफ क्रेडिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और T1 क्या होगा, इज द टर्नओवर एज रेफर्ड इन सेक्शन 20 ऑफ पर्सन R1 ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड, और T
जो टोटल एग्रीगेट टर्नओवर, यानी कि कोई ऐसे ही ब्रांच जो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसकी टर्नओवर T1 बन गई, और टोटल टर्नओवर इंक्लूड मेरी जितनी ब्रांचेस रजिस्टर्ड है नॉन रजिस्टर्ड वाली, उन दोनों की टर्नओवर T बन गया मेरे लिए। और C क्या हो गया, टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इस वजह से मुझे प्रोपोर्शनेट क्रेडिट निकाल के उसको माइनस करना होगा और C1 वैल्यू निकालना होगा और उसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरा पूरा ITC का प्रोविजन था कैलकुलेशन का। अब दोस्तों अब अगले हम चैप्टर पे बढ़ेंगे, जो कि हमारा चैप्टर है रजिस्ट्रेशन अंडर द GST, कि GST के अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। अब हमारे प्रोसीजर्स कैसे चालू हो जाएंगे, इसके अंदर हमारे प्रैक्टिकल चीजें भी चालू हो जाएंगी कि रजिस्ट्रेशन सर पोर्टल पे कैसे होता है और थ्योरेटिकल क्या है। थैंक यू दोस्तों।